नमस्कार। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी प्रोग्राम चर्चाएं खास लेकर हाजिर मैं रचना सेवक। और हमारे इस प्रोग्राम को आप हर हफ्ते देखते हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी पर। अपने इस प्रोग्राम में हम अपने राज्य देश विदेश से जुड़े हुए कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। चर्चा के लिए हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक किरविन खन्ना जी, सर का सबसे पहले एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। और आज प्रोग्राम चर्चाएं खास की शुरुआत इजराइल और अरब देशों के साथ। सर, हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह की मौत के बाद इजराइल और अरब देश आमने सामने आ गए हैं और इजराइल ने लेबनान पर हमले जारी रखे हुए हैं, वहीं ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं। तो युद्ध के इन हालातों का भारत के साथ साथ पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एक पहली प्रतिक्रिया तो ये है कि युद्ध करना शुरू करना अपने हाथ में, समाप्ति अपने हाथ में नहीं है। बिल्कुल सही। देखिए, आज मेरे ख्याल 7 अक्टूबर पिछले साल 2023 में हमास ने इजराइल पर हमला किया था और सैकड़ों लोगों को मारा भी और सैकड़ों को बंदी बना कर भी ले गया। लेकिन उसके बाद इजराइल ने जो हमास का हाल किया वो जग जाहिर है। वो आज एक किनारे पड़े, उनका कोई सुध बुध लेने, लाखों की वो बेघर पड़े हैं। जो वो भी निर्दोष लोग उनपे मारे गए, लेकिन क्योंकि जो आतंकी संगठन थे वो डोमिनेट करते थे, उनका जो किया उनको भुगतना पड़ा। आज वो सारे लाखों में बैठे। अब जब हमास को मार पड़ रही थी तो हिजबुल्लाह ये लेबनान में बैठे थे। तो हिजबुल्लाह ने जब हमला किया तो उसके बाद आज लेबनान की स्थिति क्या हो गई है। जो नसरुल्लाह के मृत्यु के बाद उसके परिवार के भी, उसके 8-10 कमांडर भी चले गए। अब स्थिति यह है कि हिजबुल्लाह का नेतृत्व करने वाला कोई सक्षम आदमी नहीं उनको मिल रहा। और इसी तरह यमन में हुती आतंकवादी है। इन तीनों का जो कहते ना समर्थन और संरक्षण देने वाला ईरान था। हिजबुल्लाह के जो प्रमुख की डेथ के बाद ईरान ने 200 मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी। पर जो इजराइल का अपना सिस्टम था, जो उन्होंने बनाया हुआ था अपना सेफ्टी का डोम, कुछ आयरन डोम या इस तरह नाम दिया उन्होंने, जो ब्लास्टिक मिसाइल कुछ उन्होंने हवा में प्लस अमेरिका का साथ दिया उनका। तो जो 200 मिसाइल छोड़ने के बाद भी उतना नुकसान नहीं। नुकसान तो जरूर होगा, 2-4-5% जो लगी, पर वो निशाने पे नहीं लगी, आगे पीछे लगी, तो वो भी नुकसान कम हुआ। पर जहाँ पे इजराइल की बात है, इजराइल ने अगर ढूंढ के ईरान में भी मारे, लेबनान में भी मारे, इधर फिलिस्तीन इधर भी मारे और यमन में भी है, उसके निशाने ठीक हैं और वो उसके परिणाम दे रहे हैं। तकनीकी रूप से वो इतना स्ट्रॉन्ग है और उसका जो हालात, उसको देखते हुए अभी जो ईरान के सर्वोच्च नेता हैं एयानुल्लाह, उन्होंने पिछले जुम्मे नमाज में सबको, मुस्लिम कंट्री को भी बुलाया, अपील किया कि सारे इकट्ठे हो गए, हमारा दुश्मन एक ही है, इजराइल, इसके विरुद्ध लड़ाई लड़े। अब समस्या यह है कि ये यहूदी जो है, ज्यूज जो इस्लाम से पहले जो ये सारा क्षेत्र था जहाँ पे यहूदी रहते थे, जब इस्लाम उभरा तो इनके लोगों को कत्ल भी किया, औरतों को भी खराब किया गया और यहाँ पे कब्जा, और ये भागने में मजबूर हो गए। ये मेरे ख्याल 1500-1600 बाद यूएनओ ने जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इनको एक जगह दी, ये एक छोटी सी पट्टी दे दी, और इसके जो इर्द गिर्द है सारे वो इस्लामिक कंट्री है। अब मसला ये है कि जब जगह मिल गई, इसको इजराइल के अस्तित्व को मानने को तैयार नहीं है, ये यहूदियों को मानने को तैयार नहीं। अब ये इस लड़ाई में ये जो अपील लास्ट आई कि सर धर्म का, ये विचारधारा की लड़ाई है। इस्लाम में ये एक सोच है कि उसको जो मानते हैं वही है, बाकी सारे काफिर है। तो यहूदियों के बारे में भी वही सोच है। मैं इसको, आपने भारत की बात की, तो भारत की भी अगर इतिहास देखे तो वो भी यहूदियों की तरह ही है। 800 से लेकर ये 1800 तक 1000 का साल का पीरियड देखे तो लाखों हिंदू, करोड़ों हिंदू मारे गए, कत्ल हुआ, औरतों का ज्यादती हुई, सब कुछ। तो ये दोनों की हिस्ट्री बराबर। और भारत के हिसाब से देखे, भारत आज भी इस्लामिक कंट्री से जुड़ा है। अगर पाकिस्तान और चीन मिल जाएं तो भारत के लिए नई समस्या है ये। भारत के अंदर भी कुछ जो जम्मू कश्मीर नारे लगे हिजबुल्लाह के नाम पे, नसरुल्लाह आएगा हर घर से, ये एक विचारधारक लड़ाई है। इसमें मैं जो भारत की दृष्टि से मैं देखता हूँ तो इजराइल हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत होना चाहिए। इजराइल एक छोटी सी कंट्री, करोड़ आदमी की, हम 140 करोड़,
उनका हमारा संख्या के हिसाब से कोई एरिया भी हमारा मैच बड़ा है, नहीं सब कुछ है, हाँ, लेकिन उनके पास जो आर्थिक संपन्नता, जितना वो रिच है, टेक्निकली जितने सॉलिड हैं, सैन्य दृष्टि से जितने सॉलिड हैं, वो चीज़ें भारत को सीखनी चाहिए, क्योंकि हम भी उसी तरह उसी स्थिति में है। भारत के 80% हिंदू जो है वो उनको मूर्ति पूजा करते हैं, उनकी जो इस्लाम की नज़र में हम काफिर हैं। पिछले 1000 साल से उन्होंने हमारे हिंदुओं को मारा, तो उनकी सोच आज भी यही है कि हमने कभी ना कभी यहाँ पे गजवा हिंद या इस तरह की सोच लेके ये करना काम। तो मैं इसको इस दृष्टि व्यापारिक दृष्टि से है, हमारे एक्सपोर्टर बोल रहे हैं कि हमें जहाज महंगे मिलेंगे, वो छोटी बातें हैं। मैं इसको वैचारिक दृष्टि से देता हूँ कि जब यहूदियों को इतनी लड़ाई मारी और उनके आज उनके अस्तित्व को चुनौती मिली है, इसी तरह चुनौती हिंदुओं को भी, भारत को भी मिल रही है। मैं हिंदू शब्द के सनातनियों को, भारतीयों को भी है। भारत में ये पिछला 1000 साल हमारा भी यहूदियों की तरह हाल हुआ है, हम भागे नहीं, हम रहे, हम अपना अस्तित्व के लिए लड़े, आज आज़ाद है। तो आगे अगली पीढ़ियों को ये स्थिति ना देखना हो, हमें अपने आप को आर्थिक रूप से भी, सैन्य दृष्टि से भी, राजनीतिक स्थिरता के लिए भी सोचना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी कमजोरी हमने दिखाई भारत ने, तो इस हमारी स्थिति भी दयनीय हो जाएगी, क्योंकि इजराइल ने उनकी जो था ना, जो उनका ब्लास्टिक जो मिसाइल छोड़ी, 200 साल निल कर दी। तो ये स्थिति हमें इस युद्ध से जो समझिए, बाकी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, अमेरिका, फ्रांस और जापान ने, ऑस्ट्रेलिया ने इजराइल को समर्थन दिया। अब वर्ल्ड वार की जो चिंता सब सोच रहे हैं, ये वर्ल्ड वार हो सकता है। वर्ल्ड वार मैं समझता हूँ कि शायद कम होगा, उस क्षेत्र में तनाव ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि वर्ल्ड वार तभी होगी जब रशिया और चाइना इसमें इन्वॉल्व होंगे, अदरवाइज वर्ल्ड वार नहीं होगी। तो अब 4-5 कंट्री है, और दिशा अब जब धार्मिक ले जाएगी तो फिर वर्ल्ड वार रुकेगी, फिर उसी क्षेत्र तक ही होगी, बाकी किसी समय चिंगारी कहाँ पे फूटे ये अलग बात है। पर अभी मेरे कहने से वर्ल्ड वार, मेरे सोचने से वर्ल्ड वार नहीं है, कि विचारिक लड़ाई है, और भारतीय दृष्टि से मैं इसको सोचता हूँ कि भारत को भी बड़ा सतर्क होने की जरूरत है। मैं इसको इस लेता हूँ। आगे प्रोग्राम में चर्चा गुरमीत राम रहीम की। सर, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख एक बार फिर से चुनावों के बीच पैरोल पर जेल से बाहर आ गए हैं। अब विपक्ष का ये कहना है कि भाजपा अपने फायदे के लिए राम रहीम को पैरोल देते हैं, और उधर हरियाणा में चुनावों के चलते आज वोटिंग भी जारी है। तो क्या आपको लगता है कि भाजपा को वाकई ही डेरा फैक्टर का लाभ मिलेगा? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये बड़ी अजीब स्थिति है जी। 2017 में डेरा सच्चा सौदा के जो प्रमुख है राम रहीम, इनको 2 महिला शिष्यों के रेप के लिए, बलात्कार के लिए 20 साल की सजा मिली। 2017 से पहले एक आरोपी थे, वो स्थिति अलग थी। अब ये दोषी हैं, अब नायक से खलनायक बन चुके हैं। तो एक खलनायक को लेकर जो भाजपा ने नीति अपनाई हरियाणा में, इनको पिछले 3-4 साल में 10-11 बार काफी बार मिली, और ज्यादातर चुनावों के बीच में ही मिलती है। चुनाव चाहे पंचायत के हैं, चाहे लोकसभा के हैं, चाहे नगर पालिका के हैं, चाहे इसमें विधानसभा का, विधान में 3 दिन पहले इनको मिली। बेशक शर्तों से मिले कि आप बागपत में जाएंगे यहाँ पे, पर सोशल मीडिया में बात भी जो अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी, सब चर्चा तो चलती है। सोच ये है भाजपा की कि इनके 30 जो क्षेत्र है, विधानसभा सीटें हैं, उनके समर्थक हैं और वो प्रभावित कर सकते हैं। ये एक सोच है, मैं समझता हूँ, क्योंकि अगर हम जाएं तो पंजाब की दें, पंजाब में अकाली दल बादल ने भी इनकी समर्थन डेरा सच्चा सौदा का पहले ली। उससे 2012 में जाए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी डेरा सच्चा सौदा के गए थे, तो उनकी भी मदद मांगी, तो जीत नहीं हुई। मतदाता जागरूक है। अब देखिए, जो आपने ये राम रहीम जो इधर हरियाणा में इन्होंने प्रोल दी, तो भाजपा को पंजाब में इसका नुकसान है, क्योंकि पंजाब देखो एक दोषी है, फिर एक तो रेप का मामले में, दूसरे जहाँ बेअदबी के मामले में, उसमें भी डेरा का नाम लिया जाता है और उनके समर्थक आते हैं। तो जितना भाजपा उधर सोचती है, मैं समझता हूँ राजनीतिक लाभ जो आप कहते हैं मिलेगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज उनकी जो स्थिति है राम है, वो खलनायक है। पंजाब में भी, हरियाणा में भी, राजस्थान में जो समर्थक, एक अंधविश्वास एक अलग चीज़ है, वो उस भक्तों की एक अपनी सोच है। लेकिन कानून की दिशा में जब एक खलनायक बन गए हैं, तो मतदाता जागरूक है, वो एक सीमित प्रभाव तो होगा, मैं समझता हूँ कोई,
लेकिन ऐसे उतना हार ज्यादा जीत का नहीं, हाँ। वो जो हम पंजाब में देख ले, हरियाणा में पहले देख ले, तो वैसी कोई स्थिति बनती नहीं। पर ये एक अजीब स्थिति है कि चुनावों के बीच में जब उसको एक परोल दी जाती है, ये एक प्रश्न चिन्ह है। अगर भाजपा देखो, अगली भाजपा सरकार ने भी दी, जो जेल अथॉरिटी उसने भी दी, चुनाव कमीशन ने भी हाँ करी, तभी ये मिली ना। तो ये एक राजनीतिक अपने जैसे सत्ता प्राप्ति के लिए एक सोच है, पर ये सोच कोई सकारात्मक नहीं मैं कहता। ये सत्ता किसी भी भाव पे आ जाए, ऐसी सोच है, तो ये नहीं होनी चाहिए। ऐसे कम से कम जो दोषी है कानून के निगाह में, उन लोगों को आप नायक बनाकर पेश करेंगे या अपना सोचेंगे कि ये अभी भी चल रहा है, तो ये गलत दिशा है। राजनीति को जो ये एक गलत दिशा की ओर ले जाने की जरूरत है। और लोग भी, मतदाता भी आप जागरूक है। मैं नहीं समझता कि एक दोषी के अपील पे, या कोई दोषी भी कोई राजनीतिक रूप से नहीं है, बलात्कार के मामले में है और उधर बेअदबी के मामले में है पंजाब में, तो दोनों बड़े गंभीर मामले हैं। उनका जो दोषी है, या एक में आरोपी है एक में दोषी है, तो कैसे लोग मतदाता जाएंगे, तो ये मैं इसको मानता नहीं। पर ये एक गलत परंपरा मैं इसको हूँ, राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। आगे प्रोग्राम चर्चाएं खास में चर्चा करेंगे लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की। सर, लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को हाल ही में दिल्ली बॉर्डर पर हिरासत में लिया गया और हम अपने दर्शकों को बता दें कि सोनम वांगचुक लद्दाख को एक अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर अपने साथियों के साथ पैदल यात्रा पर निकले हुए हैं। अब सर, सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जब किसान दिल्ली जाना चाहते थे तो उन्हें भी रोक दिया गया और अब सोनम वांगचुक को भी दिल्ली बॉर्डर पर रोक दिया गया। तो लोकतंत्र में किसी भी नागरिक को ऐसे किसी भी राजधानी के बॉर्डर पर रोकना, क्या ये सही है? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, दो बातें आपने किसान आंदोलन के साथ इसका कंपेयर। तो किसान आंदोलन ने जो पहला दिल्ली गए थे, तो उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया था लाल किले पे, इसलिए उनको दोबारा रोक दिया गया, क्योंकि उनका जो पहला प्रदर्शन था। तो यही बात अब सोनम वांगचुक की, ये एक शिक्षाविद भी है, प्राणविद भी है और ये सामाजिक कार्यकर्ता भी है, और इनका अपना लद्दाख में पहचान भी है, एक विशेष योगदान है उनकी संस्कृति। इनके ये इन्होंने 2 अक्टूबर से शुरू की थी लद्दाख बचाओ यात्रा। इनके साथ 120 के करीब इनके साथी थे, जिनको दिल्ली बॉर्डर पर रोका गया, एक दिन के लिए नजरबंद किया गया। अगले दिन को राजघाट में कुछ जो कहते हैं ना दिशा निर्देश के साथ आपने श्रद्धांजलि भी दी इन्होंने, तो वापस। अब समस्या इनका दो बातें, देखो, एक बात तो ये है, इनका कहना है कि लद्दाख की अपनी जो एक पर्यावरण के दृष्टि से वहाँ पे टूरिस्ट बढ़ गया है, वहाँ पे निर्माण ज़्यादा हो रहा है, तो हमारी संस्कृति को भी, हमारी आबोहवा को भी खतरा है। तो सरकार को हमें अपने स्थानीय स्तर पे कानून बनाने के लिए एक पावर शक्ति मिलनी चाहिए, ताकि हम ये करें। ये एक अलग पहलू है। अब रहा अलग राज्य का दर्जा, देखिए, एक बात है, जो पीछे 2019 में इनका 370 हटाई गई, अनुच्छेद 370, उसके बाद यूटी टेरिटरी ये भी बना और जम्मू कश्मीर भी बना। अब जम्मू कश्मीर के तो चुनाव ही इसी मुद्दे पे चले जा रहे हैं कि दोबारा राज्य का दर्जा मिलेगा। जब मैं समझता हूँ कि राज्य का दर्जा उसको मिलेगा तो इनको भी मिल जाएगा। अभी जो वांगचुक की जो मांग थी, जो इशारा है, एक दूसरा इन्होंने डिमांड की थी कि असम, मेघालय और त्रिपुरा की तरह हमें भी विशेष एक दर्जा दिया जाए 6ठी अनुच्छेद के अनुसार। तो ये एक मांग अलग मैं समझता हूँ कि इसका जो पर्यावरण से संबंधित है या अपनी संस्कृति से संबंधित है, उनके पर तत्काल रूप से सरकार को निर्णय लेना चाहिए। उनको जो स्थानीय लोग हैं उनसे संवाद करना चाहिए, ताकि संवाद ही समस्या का समाधान होगा ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप बिना बात किए अपने मर्जी से करें। जहाँ तक राज्य का दर्जा देने की बात है, तो मैं समझता जो दोनों सीमावर्ती, जम्मू कश्मीर भी और लद्दाख भी, कभी लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, उस समय उनको अपने विशेष अधिकार थे कि उनको एक दर्जा दिया गया था। अब ये यूटी बन गई। अब जब तक जम्मू कश्मीर जो मुख्य राज्य था, वो जब तक राज्य के दर्जा नहीं, तो इनको लगा कैसे दे सकते। टेक्निकली एक अजीब सी स्थिति हो जाएगी, जम्मू कश्मीर यूटी बने और लद्दाख को राज्य का दर्जा, ये संभव ही नहीं ना। तो ये वांगचुक जो एक बुद्धिजीवी भी हैं, शिक्षाविद भी हैं, उनको ये समझ चाहिए कि जब वो बनेंगे तो उसी के साथ, उसके बाद अगर ना बने तो फिर। दूसरी बात यह है कि जम्मू कश्मीर का इतिहास और इसकी सीमा चीन से भी लगती है, पाकिस्तान से भी लगती है, लद्दाख भी है, दोनों। लद्दाख के ऊपर तो चीन इस समय भी तनाव वाली स्थिति में है,
अगर आप पूर्ण राज्य का दर्जा देते हैं तो वहाँ पे क्या स्थिति बनेगी, क्या कानून बनेंगे, सुरक्षा की दृष्टि से दोनों राज्य संवेदनशील है उस हिसाब से। तो ये केंद्र सरकार अपने समय और परिस्थिति के अनुसार जब भी देश हित में देखें ना, कम अब एक स्थानीय एक नेता की मांग आ जाए या लोग देखना तो देश हित का है, बिल्कुल देश हित में जो सारी चीजें हैं, तो ये तत्काल रूप से इसका निर्णय नहीं। जहाँ तक पर्यावरण से संबंधी है, जैसे उनके वहाँ पे हिमालय के सारे हिमालय में टूरिस्ट ज़्यादा है, तो वहाँ पे पानी की भी कमी है, सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, प्लास्टिक की प्रॉब्लम है, सारा आबोहवा बिगड़ रहा है, कटाई हो रही है नए निर्माण से। तो ये चीज़ें इस पे तो तत्काल हो सकता है, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा या विशेष दर्जा या कानून बनाने की ताकत ये देश हित को लेकर ही केंद्र सरकार करेगा। उसके लिए समय और परिस्थितियाँ और इनको देखकर और इनको धैर्य रखना चाहिए। तो ये एक तत्काल नहीं मैं समझता कोई मांग बनती है। जो पर्यावरण से संबंधित है बोले 8 अक्टूबर को रिजल्ट जम्मू कश्मीर के आ जाएंगे, उसके बाद उनको राज्य का कब मिलता है उसके बाद इनकी भी सुनी जाएगी, मैं ये समझता हूँ। बिल्कुल। और अब प्रोग्राम में इस समय की खास चर्चा आने वाले पंचायत के चुनाव। सर, पंजाब में 15 अक्टूबर को पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं और इसी दौरान गांव की सियासत भी गरमाई हुई है। जम्मू कश्मीर में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, हरियाणा में आज वोटिंग जारी है और सभी राजनीतिक दल इन दोनों राज्यों में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, लेकिन वोटर का मिजाज अभी किसी को नहीं पता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पंजाब में 15 अक्टूबर को 13,000 पंचायतों के चुनाव होंगे। हाँ। इसमें जो पंचायत देखिए एक आधार है हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था का, पहली इकाई है। बिल्कुल। पंचायत अगर मजबूत है तो आधार मजबूत है तो इमारत भी मजबूत होगी। सिस्टम जो हमारी जो व्यवस्था है वो पंचायत के पे ही निर्भर है। तो इसमें जो दो बातें पंजाब के जो है, एक तो है कि जो यूनानिमस चुनने के लिए उन्होंने वो भगवत मान ने भी, मुख्यमंत्री ने अपील की कि आपस में, क्योंकि पार्टी टिकट पे नहीं है तो कम से कम झगड़े नहीं हो, पार्टी का झगड़ा ना हो, आपस में सहमति से सरपंच पंचायत चुने जाए। अब समस्या यह है कि वह बोली लगी कोई 20 लाख से लेके 2 करोड़ की हुई थी और कल नामांकन पत्र थे मेरे ख्याल, तो उसके हिंसा भी हुई है। तो ये दोनों बातें एक चिंताजनक। पंचायत चुनाव तो छोटे से गांव में आप 1000-1500 आदमी बैठे हैं, अपने सहमति से होने तो अच्छा लगता है, लेकिन बोली लगे सरपंच की 2 करोड़ की सरपंच चुना जाएगा या 20-25 लाख की, तो ये चिंता का, ये मतदाता को और सबको समझना चाहिए कि ये राजनीति लोकतंत्र के हित में नहीं ऐसे, क्योंकि टिकट पे तो कोई लड़ नहीं रहा, किसी पार्टी के इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ लोकल धड़ेबंदी या उस पैसे के जोर पे या बाहुबल के जोर पे आना राजनीति के लिए खतरनाक है। अब रही आपकी जो जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद सबसे ज्यादा एक समझता हूँ कि उत्साह देखने को मिला है। देखो 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो 58% के औसत आई थी मतदान की, तो तब लोगों को लगा था कि शायद ये एक फ्लूक है लोगों का एक, लेकिन इस दफा 58 से लेकर 69% तक वोट गए। सेकंड जो पड़ाव था उसमें 59-58 के परसेंट है, दूसरे में 61-62 और थर्ड में 69 आई है। तो इसका मतलब है लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें कोई दबाव नहीं था, बाहर के लोगों को भी, जो एम्बेसडर थे उनके कितनी कंट्री के 60-70 कंट्री के एम्बेसडर को दिखाया गया, उन्होंने भी कहा कि बड़ा निष्पक्ष रूप से निडर होकर लोग मतदाता अपना आ रहे हैं। अब इसमें जो मुद्दे जो आएंगे जम्मू कश्मीर के जो आएंगे, एक तो यही जो मैं पहले प्रश्न में पूर्ण राज्य का दर्जा, इसके लिए लोग उत्साहित हैं कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा। दूसरा इसमें जो जम्मू घाटी की जो है उसमें जो बैंड की समस्या थे अलगाववादियों की, वो लोग निर्दलीय के रूप में अब चुनाव लड़ रहे हैं। और वो क्षेत्रीय दल जो है, पहले महबूबा मुफ्ती के और उनके जो अब्दुल्ला परिवार के, उनको चुनौतियां मिल रही है। ये तीन एक। अब जम्मू क्षेत्र में भाजपा अपने को सुरक्षित समझती है। भाजपा जो घाटी में मैं समझता हूँ कि अपर हैंड रहेगा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, प्लस जो निर्दलीय अलगाववादी है उनके कौन कितना चलता है, पर एडवांटेज वाली स्थिति कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस रहेगी। और जम्मू में क्षेत्र जो आ जाएगा वहाँ पे भाजपा आ जाएगी।
तो 8 अक्टूबर को पर नतीजे नाम लाने बताया कि जाएंगे, क्या बिल्कुल। विषय आएंगे। पर ये मैं समझता हूँ कि जीते कोई भी, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों का जो विश्वास है वो एक सकारात्मक संदेश भी है देश को भी और विदेश में बैठे जो भारत विरोधी शक्ति हैं उनको भी, कि जो इतना डर पैदा किया गया था कि ये अलगाववाद या वो तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी एक अपना उत्साह दिखाया से है। जितना मतदान दिया, जितना प्रतिशत है कि वो सोच समझ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। इसको जीत लोकतंत्र की माननी चाहिए, किसी वक्त पार्टी के तक सीमित नहीं रखनी चाहिए, मैं समझता हूँ। बिल्कुल। रही आगे जो हरियाणा की होगी, हमारी जम्मू कश्मीर की होगी, पंचायतों की होगी, ये सारी अगर इंटरनली हम करें तो ये एक भारतीय लोकतंत्र का एक मील पत्थर में समझता हूँ। सारा इसको इस तरह से देखना चाहिए। तो आज प्रोग्राम चर्चाए खास में हमने सर के साथ एक बार फिर से बहुत ज़्यादा अहम मुद्दों पर चर्चा की, ना सिर्फ अपने देश की, अपने राज्य की, बल्कि आज हमने विदेश से जुड़े हुए कुछ अहम मुद्दों के साथ भी सर के साथ बातचीत की है। तो लेकिन फिलहाल प्रोग्राम चर्चाए खास में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर इसी प्रोग्राम में आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे रचना को और सर को दे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।